हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सीटेट दिसंबर 2024 का टॉपिक है वैयक्तिक विभिन्नता और व्यक्तित्व। आज हम वैयक्तिक विभिन्नता के एमसीक्यू हल करेंगे और वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में डिटेल से भी जानेंगे। दोस्तों, हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। अगर आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शन करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए या फिर परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। दोस्तों, वैयक्तिक भिन्नता होती क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है दुनिया में कोई भी दो लोग, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो, कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मतलब शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या बुद्धि में इनमें अंतर पाए जाते हैं। कुछ ना कुछ अंतर होता है दोस्तों इनमें, ठीक है ना। और ध्यान रखना, चाहे दो बच्चे जुड़वा ही क्यों ना हो, एक साथ एक समय में ही बिल्कुल एक जुड़वा है तो भी वे एक नहीं हो सकते, ठीक है ना। फिर भी उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होएगा। इसी को कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता। क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता। चाहे तो वो शरीर में उससे थोड़ा सा अलग हो, चाहे बुद्धि में, चाहे संवेगों के आधार पर, कुछ ना कुछ उसमें अंतर जरूर होता है। तो दुनिया के दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। इसी को बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता। और दोस्तों, ये सार्वभौमिक है। वैयक्तिक विभिन्नता क्या है? ये सार्वभौमिक है, सभी में पाई जाती है, ठीक है। तो अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। दोस्तों अगर एक शिक्षक अधिगम करा रहा है, कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो बिल्कुल एक समान गति से चाहे कि सब बच्चे एक समान गति से सीख जाएं। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सभी बच्चे एक समान गति से सीख जाएं, एक समय पर सीख जाएं। कोई बच्चा प्रतिभाशाली है वो जल्दी सीख जाएगा, जो बच्चा सामान्य है वो थोड़ा समय लेगा, लेकिन जो बच्चा बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि है वो और भी ज़्यादा समय लेगा। तो एक समान गति पर बल देना या एक समान गतिविधि, एक समान शिक्षण विधि, ऐसा कोई भी ऑप्शन हो तो वो कट हो जाता है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, सीखने के अलग अलग एक्सपीरियंस बच्चों को उपलब्ध कराने चाहिए, ताकि बच्चा जो है अपनी क्षमता, अपनी ग्रहण शक्ति के अनुसार अधिगम को ग्रहण कर सके, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। कठोर अनुशासन, दोस्तों कठोर मारना, दंड देना, ये सब पीटना, ये सब क्या है? गलत है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना, कि आप बार बार परीक्षा कराएंगे, बच्चों परीक्षा लेंगे बच्चों की, तो इससे क्या होगा? बच्चों पर प्रेशर आ जाएगा। ये गलत चीज होती है, ठीक है, ये भी कट जाता है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का। तो दोस्तों, मानव व्यक्तित्व जो परिणाम है वो अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। दोस्तों, व्यक्तित्व शब्द जो है, व्यक्तित्व शब्द यूनानी भाषा के परसोना से लिया गया है। किससे? परसोना से लिया गया है। व्यक्तित्व शब्द यूनानी भाषा के परसोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। क्या होता है? मुखौटा। दुनिया में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, उनमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या किसी भी अन्य प्रकार से उनमें अंतर जरूर पाया जाता है। अगर वे जुड़वा होंगे तो भी उन बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य हैं। दोस्तों, सभी शिक्षार्थी सीखना चाहते हैं,
कोई भी बालक सीखने के अयोग्य नहीं है। कोई बच्चा जल्दी सीख लेता है, कोई बच्चा देर से सीखता है। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके देंगे। ये आपका होमवर्क हो गया शुरू में ही, ठीक है ना। इसका जो आप आंसर देंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। दोस्तों, समान कार्य, समान शिक्षण विधि, समान पाठ्य पुस्तक, ये बिल्कुल गलत होते हैं। सभी बच्चों के लिए एक समान किताबें, एक समान शिक्षण विधि, एक समान जो है गति, ये सब क्या होती है? नेगेटिव होती है। सभी बच्चे एक समान गति से, एक समान पाठ्य पुस्तक से, एक समान शिक्षण विधि से नहीं सीख सकते। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। हाँ दोस्तों, ये हो सकता है, पर अपने और भी ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना। दोस्तों, कभी भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता समाप्त नहीं होती है, ना ही इसके लिए कोई प्रयास करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक है। ये एक गुण है और ये सभी बच्चों में पाया जाता है, सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। ये भी कट जाता है। धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। दोस्तों नहीं, ये समावेशी शिक्षा का उल्लंघन होगा। सभी बच्चों को एक साथ एक कक्षा में पढ़ाना चाहिए, ठीक है, यही समावेशी कहलाता है। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर हो जाएगा। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा का नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी कट जाएगा हमारा ऑप्शन। हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। दोस्तों, व्यक्तिगत विभेद यानी व्यक्तिगत विभिन्नता की बात कर रहा है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता हानिकारक है। दोस्तों, हानिकारक है तो सभी बच्चों में होती है, सभी व्यक्तियों में होती है, ये सार्वभौमिक है, ये बच्चों का गुण है, ये हर एक व्यक्ति का गुण है। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट जाता है। अनुपयुक्त है, क्योंकि यह सर्वाधिक मंद विद्यार्थियों के स्तर पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन कट जाता है। लाभकारी है, ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद या व्यक्तिगत विभिन्नता लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता में कोई भी ऐसा ऐसा पहलू आ सकता है जिसका मापन किया जा सकता हो। तो सबसे पहले ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन किया जा सकता है। क्या मापन किया जा सकता है? सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन किया जा सकता है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से, बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से या फिर पर्यावरण से। दोस्तों, पता है आपको, व्यक्तिगत विभिन्नता से, है ना। हम अलग ही अपनी बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, इन संवेगात्मक, मानसिक, शारीरिक रूप से जब हम एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक जो माने जाते हैं वो फ्रांसिस गाल्टन माने जाते हैं। कौन से? फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन माने जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है हेरिडिटरी जीनियस। जीनियस पुस्तक है इनकी, ठीक है। और ये हेरिडिटरी पुस्तक के जनक और व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक भी माने जाते हैं। इसके अध्ययन के जनक, व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन के जनक, अध्ययन के जनक कौन है? फ्रांसिस गाल्टन है। और दोस्तों, जुड़वा बच्चों का जो सबसे पहले अध्ययन किया
वो भी फ्रांसिस गाल्टन ने किया, तो इसलिए इनको जुड़वा बच्चों के अध्ययन का जनक भी कहा जाता है। कौन है? फ्रांसिस गाल्टन। और दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने ही बताया है कि व्यक्तिक विभिन्नता के 4 प्रकार हैं। व्यक्तिक विभिन्नता के कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों फ्रांसिस गाल्टन ने? 4 प्रकार बताए हैं। वो कौन कौन सी होती है मैं इसको आगे बता दूंगा अभी आपको, है ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव से, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण, या फिर प्रत्येक व्यक्ति को उनके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है। तो दोस्तों हमारा यहाँ चौथा नहीं बल्कि तीसरा ऑप्शन जो होगा सही होगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण या फिर अंतः क्रिया के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता पाई जाती है। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करे। दोस्तों बच्चों को अंकों के आधार पर पढ़ाना कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें, या फिर उनको एक लेवल बना देना कि ये बच्चा होशियार है, ये बच्चा मंदबुद्धि है, ये सब बहुत गलत चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो तो वो गलत हो जाता है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, ये हो सकता है। पर अपना अगला कोई ऑप्शन भी देख लेते हैं। शिक्षार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करना दोस्तों बिल्कुल गलत। कठोर शब्दावली, कठोर नियम, दंड देना, ये सब गलत है। शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों, मतलब शिक्षण मतलब बच्चों को पढ़ाने के, आकलन करने के समान और मानक तरीके होने चाहिए। दोस्तों मैंने कहा ना, कोई भी शिक्षण विधि, किसी भी तरह की पाठ्य पुस्तक या किसी भी तरह का कोई गति कार्य समान नहीं होता है। सही है, सभी बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, अलग अलग गति से सीखते हैं, अलग अलग समय के अनुसार सीखते हैं। तो समान तो यहाँ अगर कोई ऑप्शन में समान है तो उसको बिल्कुल कट कर देना। सभी बच्चों के लिए समान और मानक तरीके जो है अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। दोस्तों एक निर्धारित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक का पालन करना, बच्चे को और कुछ ना पढ़ा के केवल जो पाठ्य पुस्तक में हो वही पढ़ाना है दोस्तों, नहीं। बच्चे को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर चीज़ों को बताना चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना ये मेन उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों, अधिगम का मेन उद्देश्य ये नहीं होता है। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। संवाद का मतलब होता है आपस में बातचीत, चर्चा करना, परिचर्चा करना, इसके माध्यम से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर होगा। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवांशिक और पर्यावरण के बीच जटिल पारंपरिक क्रिया, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं या पर्यावरणीय प्रभाव। तो दोस्तों हमारा होगा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारंपरिक क्रिया व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। दोस्तों व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कुछ है
मेन लिख लीजिए, धर्म, लिंग, अभिरुचि, क्षमता, अभिवृद्धि, संवेग, कौशल, संस्कृति, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नता का जो सबसे बड़ा कारक है वो क्या कहलाता है, सबसे बड़ा कारक जो है वो कहलाता है वंशानुक्रम। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ प्राथमिक कारण पूछा है तो अनुवांशिकता ही वंशानुक्रम को कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकता ही वंशानुक्रम को कहते हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ना अनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, केवल अनुवांशिकता पर, केवल पर्यावरण पर। दोस्तों, अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है, अंतःक्रिया होती है, ये ज्यादातर ऑप्शनों में सही होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही राइट आंसर होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्षफल असफलता। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? मैंने कहा समूह बनाना, पृथक करना, अलग करना, ये बिल्कुल गलत होता है। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्तित्व विभिन्नता बाधा नहीं डालती है बल्कि सकारात्मक होती है। अध्यापक के पक्ष पर असफलता नहीं। दोस्तों, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता को मतलब जानने की कुछ विधियां हैं कि कैसे जाने की लोगों में पाई जाती है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसकी कुछ विधियां होती हैं। जैसे पहली एक विधि है व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि। दूसरी है समूह आलेख विधि। समूह आलेख विधि। तीसरी है परीक्षण विधि। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। दोस्तों, मैं कई बार कह चुका हूँ, दंड देने वाला कोई सा भी ऑप्शन है वो कट जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षणों का उपयोग करना चाहिए। नहीं दोस्तों। सभी के लिए समान पाठ्यक्रम। दोस्तों, मैंने कहा ना, समान पाठ्यक्रम बिल्कुल गलत हो जाता है। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो जिसमें समान पाठ्यक्रम, समान विषय वस्तु, समान शिक्षण विधि दे रखी हो, बिल्कुल गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बचा, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, विद्यार्थियों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षक शास्त्रीय युक्तियां अपनानी चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या और आकलन अपनाना। दोस्तों, एक समान पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक, आकलन या मूल्यांकन करना बिल्कुल गलत होता है। विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें पृथक अनुभागों में पढ़ाना, दोस्तों बिल्कुल गलत। बच्चों को कभी भी वर्गीकृत नहीं करना चाहिए, वर्गों में नहीं बांटना चाहिए, ना ही उनको पृथक मतलब अलग अलग करना चाहिए। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना, हाँ ये सही हो सकता है।
यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर किया जाए। दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता कभी भी दूर नहीं की जा सकती है और ना ही कभी शिक्षक को यह काम करना चाहिए। ठीक है, ये सार्वभौमिक है, ये बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का गुण होता है और ये सभी में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पोषित करना। किस प्रकार का शिक्षण शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने में मदद करेगा? मानकीकृत व एक समान। दोस्तों, मैंने बताया मानकीकृत एक समान बिल्कुल गलत, नेगेटिव ऑप्शन है। पूरी तरह से जो है परीक्षाओं पर केंद्रित होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, दोस्तों ये भी नहीं। ठीक है, संलग्न व संदर्भित होना चाहिए। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, संलग्न व संदर्भित। दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखना, शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। देखो, शिक्षक को बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, समान शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए, समान शिक्षण विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए, समान पाठ्यक्रम का उपयोग नहीं करना चाहिए। बच्चों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता की खाई कम नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव पॉइंट है। और क्या करना चाहिए, लेकिन शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें विविध हो तो वो जो होता है वो पॉजिटिव होता है और सही होता है। ठीक है ना, विविध शिक्षण विधियां, विभिन्न, विविध, विविध का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग। ठीक है ना, अलग अलग शिक्षण विधि, हर बच्चे के अनुसार, उसके अनुसार ही शिक्षण विधि हो, उसी के अनुसार, उसी मतलब ऐसी शिक्षण विधि से बच्चे को पढ़ाना चाहिए कि बच्चा उससे लाभ ले सके, अधिगम को ग्रहण कर सके। अगर बच्चा अधिगम को ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को इस पर सोचना चाहिए कि बच्चा जो है उस अधिगम को ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहा है। तो शिक्षक को उसके अनुसार शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए, बच्चे के अनुसार। ठीक है, विविध पाठ्यक्रम, विविध विचार, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। पर अपने और भी ऑप्शन देखते हैं। उनको अनदेखा करना चाहिए, नहीं। उनको मिटा देना चाहिए, उनका दमन करना चाहिए, गलत। हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर होगा, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। दोस्तों, एक चीज हमेशा नोट करके रखिएगा, अगर दो छात्र या अधिगामी, दो छात्र या अधिगामी, अधिगामी का मतलब अधिगम को ग्रहण करने वाले, पढ़ने वाले, अधिगामी एक जैसा सीख रहे हैं, एक जैसा सीख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता का हनन हो रहा है। ऐसा कोई सा भी ऑप्शन हो तो बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी दो छात्र एक जैसा नहीं सीख सकते। दो अधिगामी या दो छात्र एक जैसा कभी सीख ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। यही तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? बहुत बढ़िया, देखो, समावेशन, नामीकरण व पृथक्करण, प्रतिस्पर्धा, बहिष्करण। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, नामीकरण करना, पृथक्करण करना, समूह बनाना, बहिष्कार करना, प्रतिस्पर्धा, भेदभाव करना, ये बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, समावेशन, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, समावेशन। समावेशन का मतलब होता है सभी बच्चों की रुचि, अभिरुचि, जरूरत, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर उन्हें अलग अलग, एक ही स्कूल में, एक ही कक्षा में उनको अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कराई जाएं उनके अनुसार।
संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। उपरोक्त कथन किसका है? क्रो एवं क्रो, टायलर, मन या फिर स्किनर। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये डेफिनेशन जो है टायलर ने दी है। किसने दी है? टायलर ने। दोस्तों एक बार जो हम व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है ना। व्यक्तित्व के कुछ गुण होते हैं जिसको किसने दिया है? डब्ल्यू ओलपोर्ट ने दिया है। किसने? ओलपोर्ट ने दिया है। कौन कौन से वे 3 गुण हैं दोस्तों व्यक्तित्व के? पहला है प्राथमिक गुण, दूसरा है केंद्रीय गुण, तीसरा है द्वितीय गुण, द्वितीयक, द्वितीय गुण। ये 3 गुण व्यक्तित्व के किसने बताए हैं? ओलपोर्ट ने बताए हैं। प्राथमिक गुण में दोस्तों जो गुण व्यक्ति में आसानी से दिख जाए उसको प्राथमिक गुण कहते हैं। और केंद्रीय गुण वह गुण जो व्यक्ति में इतना प्रसिद्ध हो जाए कि उसे उस व्यक्ति के नाम के बजाय उस गुण के नाम से ही बुलाया जाना लगे, तो वो होता है केंद्रीय गुण। और द्वितीय गुण जो गुण कभी कभी दिखे या कभी नहीं भी दिखे, इसको बोलते हैं द्वितीय गुण। आपकी कक्षा में संतोष और मुनेश में काफी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। इसका प्रमुख कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही है। क्या है? दोनों है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, दोनों। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता को फ्रांसिस गाल्टन ने 4 प्रकार भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? पहला है शारीरिक विभिन्नता, शारीरिक विभिन्नता। दूसरा है मानसिक विभिन्नता। तीसरा है दोस्तों संवेगात्मक विभिन्नता। चौथा है दोस्तों व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता। ये 4 प्रकार की विभिन्नता बताई है फ्रांसिस गाल्टन ने। शारीरिक रूप में जो विभिन्नता है दोस्तों, जैसे शरीर का लंबा चौड़ा, पतला दुबला, गोरा काला होना। मानसिक विभिन्नता में क्या होता है दोस्तों? मानसिक विभिन्नता में होता है जैसे मंद बुद्धि, कुसार्ग बुद्धि, तेज बुद्धि, सामान्य बुद्धि आदि, मतलब बुद्धि के आधार पर बच्चा अलग हो। संवेगात्मक में जैसे किसी में दया, किसी में क्रोध, किसी में ईर्ष्या, किसी में अधिक संवेग होते हैं। इस प्रकार से सभी बच्चों में, सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के संवेग होते हैं, अलग अलग संवेग होते हैं। संवेग तो सभी होते हैं, लेकिन संवेग कौन ज़्यादा है, किसी में कौन सा भाव ज़्यादा है, कौन सा कम है, ठीक है। इसके आधार पर भिन्नता संवेगात्मक भिन्नता कहलाती है। व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता, जैसे कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, कोई व्यक्ति बहिर्मुखी होता है, इसको कहते हैं व्यक्तित्व आधारित विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मैंने अभी व्यक्तित्व विभिन्नताओं को ज्ञात करने की विधि बताई थी, व्यक्ति इतिहास विधि और रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, समूह आलेख विधि। इसके अलावा और भी लिख लीजिए, समूह आलेख विधि, परीक्षण विधि, अभी क्षमता मैंने बता दिया था, व्यक्ति परीक्षण, बुद्धि परीक्षण ये हमारा है ही, प्रक्षेपण परीक्षण, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब व्यक्तित्व विभिन्नताओं को
जानने की विधियां हैं, इनको ज्ञात करने की, इनका पता लगाने की विधियां हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये भी और ये भी सभी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जानने की विधियां हैं। शारीरिक रूप से व्यक्ति के बीच जो विभिन्नता दिखाई देती है वह कहलाती है बाहरी विभिन्नता, आंतरिक विभिन्नता, व्यक्तित्व या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्ति कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। तो ये भी नहीं है हमारा। यहाँ पूछ रहा है जो शारीरिक रूप से व्यक्ति के बीच विभिन्नता दिखाई देती है वो क्या कहलाई जाती है। आंतरिक विभिन्नता। दोस्तों शारीरिक विभिन्नता आंतरिक विभिन्नता नहीं होती। आंतरिक विभिन्नता में आता संवेगात्मक, मानसिक, ठीक है ना, मानसिक जो रूप से मानसिक विभिन्नता के कारण व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है वो आंतरिक विभिन्नता दर्शाती, ठीक है ना, ये नहीं। तो शारीरिक रूप से जो दर्शाती है बाहरी विभिन्नता, यानी बाहर से व्यक्ति का भिन्न होना दिखाई देना। किसी का कोई व्यक्ति लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये बाहर से दिखाई देती है ये विभिन्नता। तो इसको बोलेंगे बाहरी विभिन्नता। शारीरिक रूप से व्यक्ति के बीच जो विभिन्नता दिखाई देती है वह बाहरी विभिन्नता कहलाई जाती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो व्यक्ति समान नहीं होते। दोस्तों बिल्कुल सही बात। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन संभव है। बिल्कुल सही बात। व्यक्तिगत भिन्नता सार्वभौमिक है। बिल्कुल सही। दोस्तों ये तो तीनों ही सही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित विधि नहीं है। डाल्टन पद्धति, सामूहिक शिक्षण पद्धति, कंडक्ट पद्धति या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो दोस्तों सामूहिक शिक्षण विधि, ठीक है, व्यक्तिगत शिक्षण में नहीं आती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत विभिन्नता का अंश है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? कर्ट लेविन की, स्किनर की, जेम्स ट्रेवर की या फिर जीन पियाजे की। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे का कथन है ये, सॉरी स्किनर का कथन है। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है मनोशारीरिक व्यक्तित्व, समायोजन, व्यक्तिगत विभिन्नता या फिर अंतर। तो दोस्तों असमानता मनोशारीरिक हो या मानसिक हो, किसी भी तरह की असमानता हो, इसको व्यक्तिगत विभिन्नता ही कहा जाएगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में बिल्कुल मिलती है। छात्रों के वर्गीकरण में बिल्कुल। शिक्षण विधि के चयन में ये भी सही है कि किस बच्चे पे कौन सी शिक्षण विधि अपनानी चाहिए, कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल सही है ये भी। यानी उपरोक्त सभी। यहाँ हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपरोक्त सभी। मुख्य रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5। दोस्तों मुख्य रूप से मुख्य रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताओं को 2 भागों में बांटा जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, 2 भाग। दोस्तों भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? आपको पता है व्यक्तित्व के प्रकार किसके अनुसार? भारतीय दर्शन के अनुसार। तो 3 प्रकार हैं। कितने? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? राजसी गुण, तामसी गुण, सात्विक गुण। व्यक्तिक विभिन्नता के कारण है वंशानुक्रम, संस्कृति, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उपरोक्त दोनों, वंशानुक्रम और संस्कृति। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों।
दोस्तों व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक मैंने बताया था। व्यक्तित्व विभिन्नता के जो कारक होते हैं, धर्म, लिंग, अभिरुचि, क्षमता, अभिवृद्धि, संवेग, व्यवसाय, कौशल, व्यक्तित्व, संस्कृति, वंशानुक्रम, वातावरण, रुचि, बुद्धि, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण है या व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक है। बेसिक शिक्षा प्रणाली व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित थी। इसके प्रतिपादक थे रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसके जो प्रतिपादक थे वो थे महात्मा गांधी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत होती है परिवार से, विद्यालय से, समाज से या फिर उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों व्यक्तित्व के निर्माण की जो शुरुआत होती है वो परिवार से होती है, और बच्चे के समाजीकरण की भी शुरुआत कहाँ से होती है? परिवार से होती है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, परिवार से। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है? वाटसन, रोज, फ्रायड या फिर गिलफोर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप है। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है? ऑलपोर्ट, वुडवर्थ, रोज या फिर बोरिंग। दोस्तों वुडवर्थ, हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। किसके अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है? वाटसन, वुडवर्थ, रोज, गिलफोर्ड। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है ये वाटसन ने दी है। वाटसन के अनुसार हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेस्मर ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो दोस्तों कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 3 भागों में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट आंसर होगा, 3 भागों में। दोस्तों वे कौन कौन से भाग हैं? पहला है पिकनिक प्रकार, दूसरा है एथलेटिक प्रकार, तीसरा है एस्थेनिक प्रकार। ये 3 प्रकार के प्रकार हैं जो क्रेस्मर ने जो है बांटे हैं, ठीक है, या जिनका वर्गीकृत किया है। तो दोस्तों आज का हमारा सीटेट का व्यक्तित्व विभिन्नता का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो जो आपकी किसी भी कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करेगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।